Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online class of our course Nutritional Biochemistry 1 HEF 363 for the semester Spring 2024. Uh, in our course contents हम discuss कर रहे थे about normal macronutrients. Then हमने discuss किए about the antioxidants and then dietary fiber. Uh, टुडे हम कंक्लूड करेंगे हमारा टॉपिक टॉक्सिकेंट्स। ये अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट होते हैं इन द फूड आइटम्स। मे बी इनका फूड के अंदर कोई पर्पस और हो, बट हमारी बॉडी इनको एज अ टॉक्सिकेंट कंसिडर करती है। हमारे सेल्स इनके रिस्पॉन्स में एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स उतने हाई फ्रीक्वेंसी का जनरेट नहीं कर पाते, तो इसलिए एक एक सेल इंजरी, टिश्यू इंजरी या ऑर्गन इंजरी इनिशिएट हो जाती है। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि कौन से नेचुरली अकरिंग फूड्स हैं जिनमें टॉक्सिकेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उस पर बहुत कॉमन सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें थी। बट डेफिनेटली वो एक हायर डोजेज में जब कंज्यूम हो तो तब उनका एक प्रॉपर एक्शन होता है। अदरवाइज उनका एक्यूमुलेटिंग फैक्टर ही काफ़ी होता है कि बाय द टाइम वो एक्यूमुलेट होती रहती है, और अगर बॉडी से डिस्चार्ज नहीं हो रही देन सर्टेन थ्रेशोल्ड को रीच करके वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं, लेकिन अटेंडेंस सिर्फ 6 की है। बाकी 2 बच्चे भी लगा लीजिए अटेंडेंस। All right. So today's topic starts from toxicants from pathogenic microorganism. पैथोजेनिक, ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में जब जेनिक होगा तो उसका मतलब होगा कि ये चीज़ उसको इनिशिएट कर रही है, और पैथोलॉजी मीन्स समथिंग नॉट हेल्दी। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो अनहेल्दी किसी भी हवाले से, चाहे वो सिस्टमेटिकली या सिस्टेमिकली, चाहे वो किसी बॉडी ऑर्गन में या ब्लड में किसी भी किस्म का वुंड, इंजरी, डिजीज़ इनिशिएट कर रही है, तो उसको हम पैथोजेनिक बोलेंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें माइक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, माइक्रो लेवल क्या चीज़ होती है, जो नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समझना ज़रूरी है। हमने सब ने ही तकरीबन फ़िज़िक्स पढ़ी होगी मैट्रिक में, इंटर में। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो स्टैंडर्ड होता है मीटर। ठीक है, मीटर से अगर हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर से हम मज़ीद स्मॉलर यूनिट की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है मिलीमीटर। एक मिलीमीटर में देर आर 1000 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, सो वो तमाम एंटिटीज़ जो विद इन अ सिंगल मिलीमीटर 1000 टाइम एग्जिस्ट कर सकती हैं, रफली 900, 800, 1200, 1500, इतनी छोटी हो, 1 मिलीमीटर के अंदर वो इतनी एग्जिस्ट करें, उनको हम माइक्रो लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज़ इतना होता है कि 1000 सेल्स अगर मिलकर 1 मिलीमीटर बनाएं रफली,
तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, एक मिलीमीटर भी तकरीबन इनविजिबल सी ही चीज़ होती है, और उसके अंदर ये तकरीबन 1000 एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही होती है। अच्छा, 1000 भी ऐसे नहीं कि एक गुच्छे सा फॉर्म हो, एक लीनियर फॉर्म, एक चेन फॉर्म में 1000 एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो, और स्टिल वो उनका जो ओवरऑल साइज है वो 1 मिलीमीटर जितना हो तकरीबन। उन ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जिसमें मोस्टली हमारे पास कुछ फंगल स्पीशीज आ जाती हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। फंगल कंटेमिनेशन, the fungi Aspergillus flavus, Penicillium islandicum, Fusariums, Claviceps produce a good number of toxic compounds called mycotoxins. अच्छा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को याद होगा कि स्टडी ऑफ फंजाई को क्या कहते थे? माइकोलॉजी, MYCOLOGY। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, इनको चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करें जनरली, तो हम इनको माइक्रोटॉक्सिन्स भी कह सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली अगर फंगस प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इनको माइकोटॉक्सिन्स, MYCOTOXINS भी समटाइम्स हम लिखते हैं। Aspergillus flavus. This fungus has been found to be grown in cotton seeds, cereals, most groundnuts, and soybean. It produces a toxic substance named as aflatoxin, which can develop cancer and cirrhosis of the liver. The aflatoxin poisoning has recently occurred in Rajasthan, Gujarat, owing to consumption of maize highly contaminated with Aspergillus flavus। अच्छा, एक टॉक्सिन है, ठीक है, ये कंपाउंड होता है, इसका बता रहे हैं सिरोसिस ऑफ द लिवर, लिवर का भूरा हो जाना। ठीक है, उसका अपने जो एक स्ट्रेंथन है, लिवर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन होता है। रिसेंटली अगर आप लोगों का इनकाउंटर हुआ हो कुर्बानी के गोश्त में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो कलेजी होती है वो कितना वेल स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रॉन्ग, उसमें हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं मसल्स के, वो आपस में लिंक्ड होते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग एक उसकी एक मॉर्फोलॉजी होती है। उस चीज़ की सॉफ्टनेस हो जाती है, और वो जो मसल्स आपस में स्ट्रांगली अटैच होते हैं उनकी वीकनिंग हो जाती है, तो वो सिरोसिस है। और सेकेंडली, कैंसर किसी भी किस्म का सेल में अगर एफ्लाटॉक्सिन चला जाए तो सबसे पहले वो सेल में मौजूद जो डीएनए है, जो बेसिक एंटिटी है जिसने रेप्लिकेट करना है, तो आगे जाके सेल ने डिवाइड होना है, तो डीएनए पे जाके डैमेज करेगा और अल्टीमेटली सेल कैंसरस स्टेट में चला जाता है। तो ये इस टॉक्सिन जो एफ्लाटॉक्सिन है, इसके दो मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो फंगस है दैट इज द क्लेविसेप्स परप्यूरिन।
This parasitic fungus infects food grains such as the rye and pear millet during cultivation. The disease called ergotism occurs as a result of the consumption of the contaminated grains. The fungus produces the toxic alkaloids which causes the disease ergotamines. ये वो alkaloids हैं जो कि ergotism cause करते हैं. The symptoms of this disease are nausea, vomiting, diarrhea, giardiasis, severe burning sensation in extremities, painful cramps in limbs, gangrene in the fungus fingers, and toes, depression, weakness, and convulsions. Figure 15.3. So, a patient showing signs of ergotism, gangrene in the fingers. सो एक नॉ अनकंट्रोल्ड फंगल ग्रोथ अगर हमारे लिम्स में, चाहे वो आर्म्स हो जाए चाहे वो लेग्स हो जाए, वहाँ पे हो जाए तो उसको हम गैंग्रीन कहते हैं. इसके अलावा बाकी उन्होंने इनिशियल सिम्टम्स में बताया कि सिंपल नोज़िया, अनवांटेड जो फीलिंग होती है बिफोर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, तो ये तमाम चीज़ें जो सिम्टम्स होते हैं इनको भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. लास्ट में जो कन्वल्जन्स हैं दैट इज़ कॉमनली नोन एज मिर्गी. सो एक जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल क्रैम्प्स, उनको भी हम इनकाउंटर कर सकते हैं वाइल हैविंग दीज ergotamines alkaloids as a toxic compound from fungus. ठीक है, दो किस्म के फ़िलहाल हमने टॉक्सिकेंट्स को पढ़ा है. एक एस्परजिलस फ्लेविस से एफ्लाटॉक्सिन और एक क्लेविसेप्स परप्यूरी से ergotamines. Contamination of food with toxic chemicals, pesticides, and insecticides. The chemicals can contaminate food by the following ways. अच्छा, जब हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो एक तो नेचुरली अकरिंग थे, फिर एक तो फंगस, और सेकेंडली ये केमिकल्स. ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली फूड्स एंड क्रॉप्स पे एग्जिस्ट हो सकती हैं, और इनकी क्लीनिंग बिफोर कंजम्पशन ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, हम चाहेंगे कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस पर किसी किस्म का बैक्टीरिया या फंगस मौजूद हो, और ना ही किसी किस्म के केमिकल्स, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स मौजूद हो. बट समहाउ जो हमारा एक फूड साइकिल बनी हुई है उसमें इनकी एग्जिस्टेंस भी परसिस्ट कर रही है. तो ये चीज़ कि हम इनको इसलिए इस मत में पढ़ रहे हैं कि फूड्स का इनसे एक डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, नेचुरली लिंक तो नहीं है, बट these chemicals, pesticides, alkaloids may sometimes be consumed और वो फिर टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे. The chemicals can contaminate food by the following ways. अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टॉक्सिक है. The toxic chemicals such as the barium carbonate, arsenic oxides, lead arsenate, etc., used as rat poison are accidentally mixed with the food.
ठीक है, क्रॉप्स को या क्रॉप के स्टोरेज एरियाज पे वहाँ पे अपनी क्रॉप्स को रेड से बचाने के लिए रेड पॉइजन्स यूज़ करते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि ये 3 चीज़ें होती है, केमिकल्स, बेरियम कार्बोनेट, आर्सेनिक ऑक्साइड्स एंड लेड आर्सेनेट। तो ये चीज़ें समटाइम्स एक्सीडेंटली मिक्स अप हो जाती हैं विद द फूड आइटम्स। डेफिनेटली वो फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक है। एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ फूड विद पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। अच्छा, पॉइंट 1 भी एक्सीडेंटल था, पॉइंट 2 भी हमारे पास एक्सीडेंटल contamination अगर हो जाए of pesticide and insecticides. Some toxic chemicals or materials are also present in certain marine foods. अच्छा, marine foods चूँकि एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हमारे पास मेरीन वाटर है दैट इज़ बिल्कुल भी किसी भी किस्म का ये ड्रिंकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक पूरा माइक्रोफ्लोरा है। वहाँ पे एनिमल्स ही एनिमल्स के साथ-साथ देयर आर लॉट ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया जो उस जगह पे एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हम मैरीन यानी कि समुद्र के पानी को कभी भी फ्री ऑफ एनी माइक्रोब कंसीडर नहीं कर सकते और कभी भी ये नहीं कहा जाता कि दैट इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब ये जो माइक्रोब्स है, फंगस है, ये वैसे तो फ्रीली वाटर में भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सी एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी सरफेस पे भी एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमें आइडिया है कि इंडस्ट्रीज़ का जो इफ्लुएंट होता है, उनके जो टॉक्सिक केमिकल जो वेस्ट होता है, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम ओशंस या सीज़ में डिस्चार्ज हो रहा होता है। तो वो जो केमिकल हैज़ार्डियस केमिकल है, वो भी मैरीन लाइफ़ का पार्ट बन रहे होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं मैरीन फूड्स के सरफेस पे, चाहे वो फ़िश हो जाए या और भी किसी किस्म का मैरीन फूड हो। तो इसलिए वो भी एक सोर्स हो सकता है अगर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ देयर स्केल्स और फाइनल जो कुक्ड मैरीन फूड्स होते हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मीट आइटम को ही प्रॉपर्ली कंज़्यूम किया जाए। प्रॉपर्ली से मुराद कि उनको अच्छे तरीके से हीट, कुक एंड फ्राई करके रॉ फॉर्म में वो चीज़ ना हो और मीट के अलावा तमाम अदर एंटिटीज़ जो मैरीन फूड में होती हैं उनको हम ना कंज़्यूम करें। देन वी कैन बी safe from these chemicals and unwanted material जो कि मेरीन वाटर में मौजूद होते हैं। The presence of large amount of certain food additives, ठीक है, ऐसे कई फूड एडिटिव्स जो किसी के लिए टॉक्सिकेंट्स एलर्जीन्स कॉज कर सकते हैं वो एज अ फोर्टिफिकेशन फूड में जब ऐड होते हैं तो वो भी एज अ टॉक्सिकेंट ऐड हो जाते हैं। फूड एडिटिव्स की बात होगी। ओके, जो स्टूडेंट्स स्टिल इंटरनेट नहीं है तो आई एज्यूम जिन पैकेजेस में हमारे पास व्हाट्सएप होता है तो उसमें थोड़ी बहुत यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी होती है तो हम इन्हीं लेक्चर को जब मैं ऑनलाइन अवेलेबल करूँगा तो वहाँ से वो रीड कर लीजिएगा। अपने मोबाइल में नहीं तो घर के किसी भी फैमिली मेम्बर के मोबाइल में वो लिंक सेंड करके वहाँ से यूट्यूब लेक्चर सुन के देन फिर समरी सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी, a large number of additives are used especially in packaged food. A food additive is defined as any substance that is not inherent part of the prepared food but is added to increase its nutritional quotient, to preserve freshness,
example antioxidants, antimicrobial agents to make it taste better, example sugar and salt, और looks better, example the color। ठीक है, चार चीज़ें फूड एडिटिव्स की यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लिखी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसके न्यूट्रिशनल कोशेंट को इंक्रीज़ करें। सेकंड, उसकी फ्रेशनेस यानी कि उसकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज़ रखें। थर्ड, कि उसका टेस्ट बेटर हो जाए। और फोर्थ, कि वो लुक उसकी बेटर हो जाए। अब ये तमाम जो एडिटिव्स हैं ये उस नॉर्मली जो फूड आइटम है उसमें मौजूद नहीं होंगी, लेकिन उसमें ऐड करने के ये चार पर्पसेस लिखे हुए हैं। द फूड एडिटिव्स account less than 1% of the weight of the human's dietary intake. However, they play an important and beneficial role in food industry. कोई भी आप फूड आइटम सोच लीजिए, चाहे वो योगर्ट है जिसमें स्वीटेंड योगर्ट जो होता है, इसके अलावा आप अगर पोटैटो की चिप्स ले लीजिए तो उसमें जो सॉल्ट होता है, पेपर होता है, वो ओवरऑल आप देखें कि टोटल जो वेट है उसका बहुत ही लेस परसेंट होता है। बिस्किट्स ले लीजिए, व्हीट के अलावा जो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी काफ़ी लेस वेटेज रखते हैं, बट लेस वेटेज के साथ साथ दे आर स्टिल वेरी एक्टिव इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और वहाँ पे वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं एज अ टॉक्सिकेंट इफ़ द पर्सन कंज्यूमिंग दोज फूड इज़ एलर्जन टू दोज chemicals. A large variety of chemicals are added to food for many worthwhile or indispensable functions. Without food additives, it would be impossible for food to be safely produced and transported nationwide or worldwide. ठीक है, वो चीज़ें जो अगर नेचुरली, अगर लेट से हम प्लांट से बोलें कि प्लांट से अगर हमने उसको सो किया, उसको रिमूव किया, तो उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस हम एज्यूम कर सकते हैं कि विद इन सर्टेन आवर्स हो सकती है या फ्यू डेज हो सकती है। बट ये चीज़ें स्टोरेज पे रहती है, ट्रांसपोर्ट होती हैं, फिर शॉप्स पे रहती हैं, फिर घर आने के बाद भी फ़ौरन से कंज्यूम नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 7 to 10 डेज़, इवन 2 वीक्स तक भी ये चीज़ों का परसिस्ट रहना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को परसिस्ट रखने के लिए हम समझते हैं कि इसमें कुछ एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि हमारे फूड साइकिल का पार्ट बन जाते हैं। As preservatives, they can be categorized into three general types: antibacterial, that inhibits the growth of bacteria, ईट्स और मोल्ड। ठीक है, पहली चीज़ प्रिजर्वेटिव्स में एंटीबैक्टीरियल है, नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया का एंटी, इसलिए वो तमाम केमिकल्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करें तो उनको हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। इसकी एक अपर कैटेगरी एंटी माइक्रोबियल हो जाती है कि किसी भी किस्म के माइक्रोब्स को इनहिबिट करना, तो उसमें फंगस वगैरह भी आ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स दैट show air oxidation of the fats and lipids, which otherwise leads to rancidity। अब यहाँ पे वर्ड शो का मुझे लग रहा है कि दैट मस्ट बी द वर्ड स्लो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे कि रेंसिडिफिकेशन यानी कि जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं, अगेन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टूडेंट्स को आइडिया होगा कि फैट्स और लिपिड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें काफ़ी डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो डबल बॉन्ड्स की एग्जिस्टेंस, उनकी उनका जो बॉन्ड चेंज होना होता है उसको जनरली हम रेसिडिफिकेशन कहते हैं, और उससे उस फैट एंड लिपिड की अपनी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो रेसिडिफिकेशन को बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं, और वो क्या करेंगे कि जो फैट और लिपिड्स की ऑक्सीडेशन है, उसकी जो बर्निंग है, उसकी जो हाइड्रोलिसिस है, उसको वो स्लो डाउन कर देते हैं। And a third type of that blocks the enzymatic processes of natural ripening which continue to occur in foodstuffs after the harvest। फिर ऐसे एंजाइम्स ऐड करते हैं जो फूड रैपनिंग को बहुत स्लो डाउन कर सकते हैं। सो एक फूड लाइक टोमेटो हो गया या बनाना हो गया है जो आफ्टर बीइंग मेच्योर ऑन द प्लांट जल्दी से राइप होके
जल्दी से पक जाता है, उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए सर्टेन एंजाइम सर्टेन केमिकल्स ऐड किए जाते हैं कि वो रैपनिंग प्रोसेस स्लो होगा तो देन हमारे पास स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और कंजम्पशन, इस पूरे प्रोसेस में फूड की अपनी लाइफ सही रहेगी। ठीक है, टेबल 15.2 डिस्क्राइब्स वेरियस यूजेस ऑफ फूड एडिटिव्स। सम कॉमन फूड एडिटिव्स हमारे पास क्या है? प्रिजर्वेटिव्स हैं, एमल्सिफायर्स हैं, स्टेबलाइजर्स, कलरिंग एजेंट्स, कैरोटीन, कैरामेल। अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं दैट आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। ठीक है, कैरामेल भी होता है। कैरामेल क्या चीज़ होती है? जो लिक्विफाइड शुगर होती है, ठीक है, जिसको हम आई थिंक शीरा भी कहते हैं समटाइम्स। और कैरोटीन्स ये तो नॉर्मली हमारे कैरेट्स में मौजूद होता है। सो इनके अलावा फूड कलर्स, कैरामेल ब्राउनिश कलर होता है, कैरोटीन रेडिश कलर होता है। इसके अलावा भी फूड कलर्स एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर ऑल बायोलॉजिकली डाइजेस्टेबल। ठीक है, लेकिन देर आर सम फूड कलर्स विच आर इनडाइजेस्टेबल। तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ एज अ फूड वो हमारी बॉडी में जा रही है और बॉडी अगर उसको डाइजेस्ट ना कर सके तब उनका बॉडी से निकलना बहुत मुश्किल होता है और somehow they will start causing serious damages to your body cells and tissues, ultimately leading to tumor and cancer। ठीक है, तो वो सिर्फ चीज़ें वही कंज्यूम करें जिनको बॉडी अच्छे से हाइड्रोलाइज कर सकती है। इमल्सिफायर्स में हमारे पास लेसिथिन और एग योक आ गया। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स कौन से हैं? विटामिन, आयरन, आयोडीन, लीवनिंग एजेंट्स, ईस्ट, बेकिंग पाउडर। आई थिंक इसको हमने डिस्कस किया था कि वो चीज़ें जो ड्यूरिंग द कुकिंग या फ्राइंग अपना साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं, शायद उसको हम लीविंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में एस्पार्टेम, ये एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड होता है जो ऑल्सो कैन बी एक्ट एज अ स्वीटनर। और दैट इज़ ऑल फॉर द लेक्चर।